हेलो बच्चों की हाल चाल। आज का टॉपिक है हम लोग का पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। तो चलिए, हम लोग का जो चैनल है K2S केमिस्ट्री क्लासेस, उसमें आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग का ये मेन हेडिंग है पदार्थ की ठोस अवस्था। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि पदार्थ की कई अवस्थाओं को देखे। तो कई अवस्थाओं में मुख्य अवस्था कौन कौन सा था? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम लोग दो अवस्था और जाने थे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में हम जानने से पहले एक बात का चर्चा करेंगे कि पदार्थ ठोस होता क्यों है, कारण क्या है और होने के इनके भूमिका क्या क्या है ना। तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग पहले कुछ पदार्थ के उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम ले लेते हैं एक ईंट ले लेते हैं। ये ईंट हो गया। ठीक है, इस पे देखते हैं ईंट में कोई भी कंपनी का अपना नाम लिखा होता है। जैसे मान लिया कोई सीमा कंपनी का है ना। मान लीजिए फिर ये पत्थर का एक टुकड़ा है और कुछ ले सकते हैं, मान ले टेबल कुर्सी। तो इसमें जो कण होते हैं, इसमें कौन, ईंट में जो कण होते हैं, जो जुड़ाव होता है, ईंट का एक अपना आकार होता है। तो ईंट का एक अपना आकार होने का कारण क्या है कि इसका जो कण है आपस में बहुत ही संघनित रूप में जुड़े होते हैं, यानी साझा किए होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से इसको अलग करना संभव ही नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि इसके अणुओं के बीच, यानी दो अणु, जो ये दो छोटे छोटे अणु हैं, ये दो छोटे छोटे अणु के बीच अंतरा अणुक स्थान जो है काफी कम है। किसमें? ठोस में काफी कम पाए जाते हैं। और अंतरा आणविक बल, यानी ये दोनों अणु के बीच ये इस तरह से साझा कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को ऐसे करके जकड़ के रहते हैं, यानी जकड़ के रहते हैं, तो इसको खींचने में बहुत ही ताकत लगता है। तो इसीलिए कि ठोस पदार्थ को तोड़ने में भी बहुत ताकत लगता है। जैसे हम देखते हैं ईंट का अगर तोड़ना है तो उससे भी मजबूत पदार्थ से तोड़ेंगे तब टूटेगा, नहीं तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर जैसे पानी ले लेते हैं, पानी को छोड़ दीजिए बह जाएगा, लेकिन ईंट कभी बह सकता है, उसके अणु अलग नहीं हो सकते। उसको करने के लिए उससे भी मजबूत वाला पदार्थ की जरूरत होती है। तो अंतरा अणु का स्थान काफी क्या होते हैं? कम होते हैं। किसके बीच? इन दोनों अणुओं के बीच। किस पदार्थ में? ठोस पदार्थ में। क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा तो घूमना नहीं है, उसको समझना है। अगर कह दे कि दो अणुओं के बीच, किनके अणुओं के बीच? दो अणुओं के बीच ठोस पदार्थ में क्या कम पाया जाता है? तो अंतरा अणु का स्थान कम पाया जाता है। अंतरा अणु का स्थान कम पाया जाता है। ठीक है, अगर कह दे सवाल में कि किस चीज की मात्रा कम पाया जाता है, अंतरा अणु का स्थान कम पाया जाता है। अगर बोले कि दो अणुओं के बीच किसकी अधिकता होती है, अधिकता या अधिकतम, अधिकता या अधिकतम या अधिक होता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि अधिकता या अधिकतम होता है किसकी मात्रा? किसकी मात्रा होगी? तो अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी कह सकते हैं दो अणुओं के बीच ठोस पदार्थ में किस बल की बहुलता होती है? अंतरा अणुक आकर्षण बल की। ठीक है, अब आगे पॉइंट में समझते हैं क्या कि इसके अणु, किसके अणु? क्योंकि इन दोनों ठोस पदार्थ में जो अणु होता है एकदम छोटे छोटे से संघनित रूप में सजे होते हैं, इसे इस प्रकार से। अब बोलिए, इसके बीच में कहीं पे आपको स्थान दिखता है, रिक्त स्थान? ये दोनों देखिए, ये जुड़ा है ऐसे, मान लीजिए ये जुड़ गया ऐसे, फिर ऐसे जुड़ गया। इस तीनों में जुड़ाव में कहीं भी रिक्त स्थान दिख रहा है? कहीं भी देखिए रिक्त स्थान नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है इनके बीच जो अंतरा अणु का स्थान है वो काफी कम है, और अंतरा अणुक बल जो है काफी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसके कारण यह पदार्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह से तक स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकता है। गमन मतलब क्या होता है? ये अगर हम मान लीजिए इतना बड़ा ठोस पदार्थ है, अगर कोई चीज का या पत्थर का हो या कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, मजबूत हो, उसके बीच क्या है, उसका आकार में परिवर्तन ना हो। अगर हम ये अपने से जगह नहीं बदल सकता है, जैसे मान लीजिए
पानी इस बर्तन में रख लीजिए आप, ठीक है, इस बर्तन में पानी ले लीजिए। अगर हम पानी को इस बर्तन उलट देते हैं, है ना, तो ये पानी गिर जाएगा नीचे, और नीचे धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, पूरी जमीन पर, पृथ्वी पर क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये फैल जाएगा, इसका मतलब है ये बर्तन के आकार से पहले रूप में पानी था, लेकिन जैसे इसको उलट दिए बर्तन को, तो ये क्या हुआ, पानी नीचे पूरी तरह से फैल गया। तो इसका मतलब है कि इसके कणों के बीच क्या कम है, अंतरानुक आकर्षण बल कम है और अंतरानुक स्थान ज्यादा है, इसलिए इसका कण जो है एक जगह से दूसरे जगह गमन कर सकता है। किसका, जल का। लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए एक और आप एग्जांपल है, जैसे गैस का, अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, क्या जलाते हैं, अगरबत्ती, अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो इस कमरे में अगर जलाया जाए, कौन सा कमरे में, अगर जिस कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे में जलाया जाए, पता चलता है वो बाहर भी सुगंध महसूस होने लगता है। इसका मतलब है कि हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, तो इसका मतलब है उसमें क्या पाया जा रहा है, गमन करने का क्षमता है, स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। लेकिन क्या ठोस पदार्थ अगर पत्थर का टुकड़ा यहां रख देंगे तो दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता, क्यों, किसी भी माध्यम के द्वारा ही जा सकता है। माध्यम मतलब हम आप, माध्यम का मतलब क्या हो गया, हम हो सकते हैं, ठेला गाड़ी हो सकता है, ट्रक हो सकता है, यानी माध्यम का मतलब है एक उस चीज को ले जाने के लिए कोई ना कोई वस्तु एक सहारा बनेगा, तो वो कहलाएगा माध्यम। तो माध्यम क्या कहलाएगा, जैसे इंसान उसके माध्यम हो जाए, बैलगाड़ी माध्यम हो जाए, घोड़ा गाड़ी, टमटम, ये सब क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। तो स्वतंत्रता पूर्वक जो है कभी गमन नहीं कर सकता। तो हमने ये सब पॉइंट समझ में आ गया क्या। उसके बाद इसके कण जो होते हैं काफी नजदीक होते हैं। नजदीक होने का कारण क्या है, अंतरानुक आकर्षण बल। अंतरानुक आकर्षण बल इसमें इतना ज्यादा मजबूत है कि इसके कण इतना नजदीक होते हैं कि इसे अलग कर जाना संभव नहीं होते हैं। बात समझे कि नहीं। उसके बाद इसमें जो है स्वतंत्र बंधन, मतलब इसका बंधन जो होता है एकदम स्वतंत्र रूप में बंधे होते हैं, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं होता है। तो सवाल अगर पूछा जाए कि ठोस पदार्थ ठोस क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ ठोस इसलिए होते हैं कि उन वह ठोस पदार्थ के बीच अंतरानुक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, दो अणुओं के बीच काफी मजबूत होते हैं और अंतरानुक स्थान कम होता है, और इनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकता है, और इनके बीच जो बंधन बनता है वो काफी अस्थायी होता है। और दूसरा है इसका जो बंधन होता है वो स्वतंत्र रूप में कंपन करते हैं। बात समझे कि नहीं। चलिए इसको लिखते हैं पहले हम लोग और समझते हैं। इतना दूर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत। तो इसका अगर सवाल पूछ दे आपसे कि पदार्थ या ठोस पदार्थ ठोस क्यों होते हैं, कारण दें, क्यों होते हैं कारण दें, है ना। तो इसका आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे तो आप इस चीज का आंसर राइटिंग कर दीजिएगा, तो आपका सवाल एक्यूरेट सही हो जाएगा। बात समझे। तो सवाल क्या रहेगा कि ठोस पदार्थ ठोस क्यों होते हैं, तो रीजन बतलाना है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच क्या कम होता है, कम मजबूत होता है, अंतरानुक आकर्षण बल, यानी ठोस पदार्थ के बीच अंतरानुक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बतलाना है कि पदार्थों के कण एक दूसरे से काफी निकट होते हैं, जिसके बीच अंतरानुक आकर्षण बल काफी ज्यादा होगा, उसके एक कण दूसरे कण काफी निकट होंगे, तथा मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहेंगे, क्योंकि जब मजबूती नहीं रहेगा तो अंतरानुक आकर्षण बल क्यों उतना मजबूत रहेगा। जैसे सबसे ज्यादा अंतरानुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, हीरा में। दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ कौन सा है, हीरा है। तो दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ माना जाएगा हीरा। यानी एक सवाल यहां से आ जाएगा है कि दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ क्या है या कौन सा है, पदार्थ कौन सा है। तो आंसर में क्या हो जाएगा बुआ, आंसर में हो जाएगा हीरा, क्योंकि हीरा एक ऐसा ठोस पदार्थ है क्योंकि इसे अगर हथौड़ा से भी मारा जाए तो हथौड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन पूरा हथौड़ा जो है उसकी आकार बदल जाएगा, लेकिन हीरा का आकार नहीं बदलेगा, क्योंकि हीरा इतना मजबूत होता है।
अब इस बात को समझिए, एक कण दूसरे कण से काफी निकट होते हैं तथा मजबूती के साथ जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं कि उसे अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थों के बीच अंतराणु का स्थान काफी कम होता है, क्योंकि अंतराणु का स्थान अगर जिसमें ज्यादा होगा वो अपनी स्थान को बदल सकता है। जैसे हम बताए पानी, अगरबत्ती का जलना, जैसे एक गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह बदलता है जिसके कारण गंध होने लगती है ना। गमन ये अंतराणु स्थान कम होते हैं, इसलिए पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकता। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब हो गया कि उसे छोड़, जैसे आप मान ले गैस लिए, गैस को ऐसे छोड़ दीजिए, अपने आप वो उड़ जाए, तो वह कहलाता है स्वतंत्रता पूर्वक, यानी बिना किसी के दबाव से या बिना किसी के आदेश से या बिना किसी कह सकते हैं उसको प्रेशराइज करने से। तो वो बिना ये सब किए हुए अगर अपने आप चलने लगे, अपने आप उड़ने लगे, तो वो कहलाता है स्वतंत्रता पूर्वक। जैसे हम लोग क्या है, बिना कहे हुए बिंदास जीते हैं। माँ बाप डांट दिया तो हम लोग अधीन रहते हैं किसके, माँ बाप के, और किसी से डरते नहीं। तो किसी से नहीं डरना भी तो हमारा एक स्वतंत्रता पूर्वक है जीना। तो उसी तरह कोई पदार्थ अपने आप एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तो उसको कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। तो ठोस पदार्थ जो है एक जगह से दूसरे जगह कभी जा नहीं सकता है, इसलिए वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते। जैसे क्या, पत्थर, ईंट, टेबल, कुर्सी इत्यादि। बात समझ में आया? तो एक सवाल हम क्या लिखे, ठोस पदार्थ ठोस क्यों होते हैं? तो रीजन आपका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिसके पदार्थों के कण एक दूसरे से काफी निकट होते हैं तथा मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। ठोस पदार्थों के बीच अंतराणु का स्थान काफी कम होते हैं, इसलिए पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते। एक सवाल और दाग सकता है यहाँ, क्या दाग सकता है, ठोस पदार्थ क्यों स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकता है? आंसर क्या होगा, बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान कम होने के कारण। कम नहीं लिख सकते हैं, काफी कम होने के कारण, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ हो गया हीरा, और दूसरा सवाल का जवाब हो गया ठोस पदार्थ क्यों स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बीच अंतराणु का स्थान इतना कम होता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने के लिए संभव नहीं है। अब पूछेगा ठोस पदार्थ इतना मजबूत क्यों होता है, तो सवाल अब पूछा जाए एक लाइन में, तो ऑब्जेक्टिव सवाल ये सब सारा रहेगा कि ठोस पदार्थ मजबूत, यानी लिख सकते हैं काफी मजबूत क्यों होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंतराणुक आकर्षण बल काफी होने के कारण, काफी अधिक होने के कारण। अब बात समझ में आया? सवाल देखिए कैसे कैसे घूमेगा, एक ही थ्योरी है और इस थ्योरी में अनेक तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि आपको अनेक सवाल अगर पूछे तो उस सवाल का आप जवाब आसानी से दे सके, इसके लिए हम आपको क्वेश्चन इससे कैसे सवाल को निकाला जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो आपको बताने का कार्य हमने किया। उसके बाद समझिए सवाल अगला, मान लीजिए अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें अगर पूछ दिया जाए ठोस, अब नोट में एक बात लिखा देते हैं, ठोस पदार्थ है ना, लिख लीजिए अंतराणुक आकर्षण बल काफी ज्यादा, अंतराणुक आकर्षण बल ज्यादा
और पॉइंट नंबर 1 अंतरा अनुक स्थान कम। यानी ये दो बात आपको दिमाग में रखिएगा कि ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल ज्यादा होते हैं और अंतरानुक स्थान बल कम होते हैं। ठीक है, इसका रीजन समझ में बात आ गया। अब ये बात एक चीज समझिए मेरा, तो ये सारा बिंदु आप निचोड़ के आप पूछ दे सवाल कि ठोस पदार्थ ठोस क्यों होते हैं, तो इतना आप लिख दीजिए थ्योरी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में जैसे ये हीरा ले लिए, ये ठोस ले लिए, अब अनेक पदार्थ ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अंतरानुक बल किस में ज्यादा होगा। अब हम ठोस ठोस की ही बात कर लेते हैं, कुछ बिंदु को इससे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए हम लेते हैं 2-3 वस्तु पे तुलना कर लेते हैं, ठोस ही वस्तु। जैसे पत्थर ले लिए, एक ले लेते पत्थर, ठीक है, एक ले लीजिए आप ईंट, ठीक है, और एक पदार्थ कोई ले लीजिए जिसे ठोस हो। जैसे मान लीजिए ठोस में और क्या ले सकते हैं आप, और कुछ भी एक सोचिए। मान लिया लेते हैं लकड़ी ले लेते हैं। अब देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, तो सबसे ज्यादा मजबूत होगा पत्थर। तो इसका अगर कह दे कि सबसे ज्यादा किसमें कौन सा ठोस पदार्थ होगा और किसमें अंतरानुक स्थान ज्यादा होगा, तो पत्थर में ज्यादा होगा। फिर किसमें ज्यादा होगा, लकड़ी में नहीं ज्यादा होगा, ईंट भी बहुत मजबूत होते पकने के बाद, तो उसमें ज्यादा होगा। उसके बाद किसमें ज्यादा होगा, लकड़ी में। तो सबसे कम किसमें होगा, लकड़ी में, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, पत्थर में। तो इसका मतलब है इसमें अगर तुलना किया जाए तो सबसे मजबूत कौन हो गया, लकड़ी। अगर हम तुलना करते हैं एक क्वेश्चन से और कर लेते हैं। मान लीजिए एक हीरा ले लेते हैं, एक ईंट ले लेते हैं, एक हीरा ले लेते हैं, ठीक है, और आप एक ले लेते हैं बिस्किट ले लेते हैं। बिस्कुट भी तो ठोस पदार्थ है, अपना आकार में रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ठोस कौन होगा, हीरा। उससे कम ठोस ईंट, उससे भी कम बिस्किट। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ कौन सा होगा, हीरा, और सबसे कम कौन होगा, बिस्किट। तो हमने क्या देखा कि पदार्थ की ठोस अवस्था में इन सारे सवालों को देखने का काम किए। अब चलते हैं पदार्थों का सामान्य गुण, यानी जिसको हम लोग भौतिक गुण के नाम से जानते हैं। तो अब ठोस पदार्थ की भौतिक गुण को पे चर्चा करेंगे और इसको आप तब तक लिखिए। तो हम लोग देखे थे कि ठोस पदार्थ ठोस क्यों होते हैं, इसके बारे में जान चुके थे। अब आते हैं अगला हेडिंग में हमारा, ठोस पदार्थ का सामान्य गुण या भौतिक गुण। सवाल आपसे पूछेगा, इस सवाल पूछेगा, तो इस सवाल पूछने के बाद आप जवाब कैसे लिखिएगा, ये सारे बिंदुओं को लिखना पड़ेगा। तो उस बिंदु को एक एक बिंदु समझाते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों को लिखें, है ना। प्रश्न आपका ये रहेगा, क्या प्रश्न रहेगा, ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों को लिखें। तो आप ठोस पदार्थ के भौतिक गुण कैसे लिखना है, तो सबसे पहले एक पहला पॉइंट को समझते हैं। तो ठोस पदार्थ के भौतिक गुण को हम लोग समझने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले ठोस पदार्थ के आकृति एवं आयतन। जैसे मान लीजिए कोई अगर ठोस पदार्थ है तो उसकी आकृति, जैसे मान लीजिए ईंट एक है तो इसकी आकृति एक निश्चित है कि ये इस तरह से होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई कुर्सी है, इस प्रकार से बैठने के लिए होता है ना। कोई अगर पत्थर का टुकड़ा है, इतना बड़ा है आकार है, तो उसके आकार में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसको कोई बाहरी तोड़फोड़ ना करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन, यानी आकृति का मतलब हो गया उसका शेप और आयतन का मतलब हो गया उसमें जो स्थान घेरने की क्षमता हो। तो ये दोनों चीज ठोस पदार्थों का निश्चित होता है। निश्चित का मतलब है एकदम स्थिर होना, जो कि कभी बदला नहीं जा सकता है अपने आप, उसको बदलेगा कोई तभी बदला जा सकता, नहीं तो कभी बदला नहीं जा सकता है। तो पॉइंट 1 समझ में आ गया। जैसे इसका एग्जांपल क्या बताया, ईंट, कुर्सी हो जाएगा, पत्थर का टुकड़ा हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, सारा चीज हो जाएगा आपका ठोस पदार्थ।
दूसरा पॉइंट कहता है ठोस का घनत्व उच्च होता है। तो ठोस का घनत्व यानी घनत्व का मतलब हो गया उसका जो कह सकते हैं हम लोग कि एक भाषा में द्रव्यमान घनत्व का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसको समझते हैं। तो घनत्व उच्च होने का कारण क्या है? घनत्व का मतलब हो गया द्रव्यमान। तो कोई भी पदार्थ होगा तो उसका एक अपना द्रव्यमान होगा और उस द्रव्यमान में उसका कहीं ना कहीं आयतन छिपा होगा। अब वो आयतन जो है तो द्रव्यमान बटे आयतन यानी उस द्रव्यमान का आयतन होगा तो वो क्या होगा? जितना जिसका ज्यादा अणु एक साथ जुड़ा होगा तो जितना ज्यादा अणु एक साथ जुड़ा होगा और नजदीके के साथ जुड़ा होगा उसमें उतना ही भार होगा। जैसे मान लीजिए आप एक रुई ले लीजिए 5 केजी और एक 5 केजी का लोहा ले लीजिए, तो देखिए लोहा का आकार इतना छोटा रहेगा लेकिन रुई वही 5 केजी इतना बड़ा बोरा में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुई का जो हम लिए 5 केजी उसमें क्या है? उसके अणु बहुत सारा दूर दूर में है जिसके कारण उसको एक बड़े बोरे का लेना पड़ा और लोहे में अणु एकदम छोटे छोटे के रूप में सजे होते हैं जिसके कारण वो उतना छोटा आकार है और आकार छोटा भी है लेकिन उसका घनत्व दोनों का क्या है? अंतर पाया जाएगा, आकार उसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके अणु सटे होते हैं और अंतराणु का आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होगा? निम्न कभी हो ही नहीं सकता है, हमेशा उच्च होगा। अब आते हैं ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अब देखिए उच्च क्यों होता है? सवाल उठता है उच्च होने का कारण क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पानी ले लीजिए आप, पानी को आप कितना सेंटीग्रेड गर्म कीजिएगा जो उबलने लगेगा? तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि मम्मी खाना बनाती है जब तो थोड़ा सा आंच देती है 100 सेंटीग्रेड होता है और पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कितना सेंटीग्रेड। अब उसी चीज पे किस बर्तन किस चीज का लिया हुआ है? तो बर्तन हम लोग देखते हैं कि सफेद के रूप में रहता है जिसको हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं, है ना। एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है उस बर्तन को 100 सेल्सियस पर क्या बर्तन पानी के साथ कभी गलता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एल्युमिनियम का जो क्वथनांक और द्रव्यमानांक दोनों जो है उसका ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम एक ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ का द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक हमेशा एक द्रव से ज्यादा होता है। द्रव आपका पानी है लेकिन पानी क्या एल्युमिनियम के साथ गल रहा है? नहीं गल रहा है। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम का द्रव्यमानांक और क्वथनांक काफी ज्यादा है। तो द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक का मतलब है गलना और जमना। तो द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक किसका ज्यादा होता है? किसका? ठोस पदार्थ का। जैसे आपका एग्जांपल हम पानी और एल्युमिनियम का बर्तन में समझा है। कोई दिक्कत इस पॉइंट से? और दूसरी बात और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखिए भोज भंडारी होता है गाँव में तो लोहे का बर्तन कढ़ाई का उपयोग करते हैं, है ना। लोहिया जो होता है कढ़ाई वो भी कहीं गलता है? नहीं गलता। तो अगर हम पदार्थ को लोहे को गलाना चाहेंगे तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। आपको 1350 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर लेंगे तो लोहा पानी के तरह गलना स्टार्ट हो जाएगा। वो बात समझे कि नहीं? अब इसका एक आता है उसका अधिकतम तापमान 1350 होता है, एक लोहे का तापमान, है ना। तो कहीं कहीं लिखा रहता है 1250 भी, लेकिन 1350 तक दिया जाता है टेम्परेचर तो वो गलना स्टार्ट हो जाता है। ठोस पदार्थों कठोर एवं दृढ़ होते हैं। जैसे मान ले दृढ़ और कठोर दो शब्द आया। कठोर और दृढ़ मतलब ठोस पदार्थ के अंदर अगर हम सुई को पार करना चाहेंगे, क्या संभव है सुई को पार करना? नहीं संभव है। तो ठोस पदार्थ इतने कठोर होते हैं कि उसके अंदर कोई भी चीज पदार्थ को पार नहीं किया जा सकता है। और कठोर होने का कारण है कि उसके अंतराणु का आकर्षण बल बहुत काफी मजबूत से जुड़ा होता है। जैसे कि आपका लोहा हो गया, है ना, आपका क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब सारा कठोर वस्तुएं में गिनती आती है। अब आते हैं ठोस पदार्थ असंपीडीय होते हैं। जैसे क्या असंपीडीय कहते किसको है? सबसे पहले जानते हैं संपीडीय का मतलब होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ को दाब लगा के, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक हम लोग पावरोटी खाते जरूर है, पावरोटी जो आता है गांव घर में बेचने के लिए, तो पावरोटी को जब देखिएगा कि लेते हैं तो हाथ से उसको दबाइए तो दबाने के बाद दब जाता है और फिर उसको छोड़ दीजिए तो फिर वह फूल जाता है। तो क्या दाब को बढ़ा के या दाब को घटा के उसके आकार में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। किसके? पावरोटी में। लेकिन क्या लोहे को दाब लगा के और दाब को घटा के क्या परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया। कितनों दाब लगा लीजिए लोहा बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है वैसा वस्तु जिसमें दाब लगा के और दाब
घटा करके यानी बढ़ा के और घटा करके अगर हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वह कहलाएगा असंपीडीय। असंपीडीय का मतलब समझ गए। तो सबसे अधिक असंपीडीय कौन होता है? स्टील होता है, क्योंकि स्टील इतना कठोर होता है कि उसको दाब घटा के या बढ़ा के कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर सवाल में पूछ दे कि सबसे अधिक असंपीडीय पदार्थ कौन सा है तो वो हो जाएगा स्टील पदार्थ, स्टील है। तो असंपीडीय हमारा ठोस पदार्थ होता है, क्योंकि उसको दाब लगा के और घटा के कहीं दरम ये क्या कर सकते हैं, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। इन पदार्थों का बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। बहाव का मतलब क्या है? एक स्थान से बह के दूसरे स्थान तक चला जाना। जैसे कि पानी ले लीजिए, पानी अगर उझल देते हैं एक लोटा तो उसका क्या है, पानी एक जगह से दूसरे जगह में चला जाएगा। जैसे कि तीसरा बात हम समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं गैस के रूप में, परफ्यूम लगाए देह में और मारे तो देखते हैं यहां से महकते महकते बहुत दूरों तक चला जाता है। या आप रात रानी फूल देखे होंगे, रात रानी फूल कहीं दूर लगा है लेकिन जैसे हवा का झोंका मारेगा तो उसकी सुगंध हमारे तक आती है। तो इसका मतलब है कि गैस में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है और जल में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। जल क्या है? द्रव है। लेकिन ठोस कभी देखे ईटा बह के कहीं दूसरे जगह चला गया? नहीं, अपने आप नहीं बहता है। तो इसका मतलब है कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ठोस पदार्थ कौन कौन सा हो गया? लोहा हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ईंट है, ये सब में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लियर है पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं 7वां पॉइंट पर। कोई भी इन पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर इसको प्रसार का मतलब होता है फैलना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं घर में, अगर हम मान लीजिए कोई पदार्थ को गला देते हैं, जैसे प्लास्टिक को गलाते हैं तो वो फैलना स्टार्ट हो जाता है ना, फैल के उसका आकार में आ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब लोहा को अगर हम फैलाना चाहेंगे तो देखते हैं लोहार उसको पीट के जब उसके गर्म करते हैं, लोहा को गर्म करने के बाद देखते हैं कि उसको लोहा को इतना ज्यादा गर्म करता है ताकि पीटने के बाद उसको पूरी तरह से फैलाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका प्रसार का मतलब फैलना और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। यानी इसको प्रसार और संकुचन करने के लिए बहुत ही ताप का भी जरूरत पड़ता है और बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि इसके अंतराणु का आकर्षण बल इतना मजबूती के साथ जुड़े होते हैं कि इसे अलग करना मुश्किल हो जाता है और इसका प्रसार और संकुचन करना थोड़ा कम होता है। और इसको ज्यादा अगर मात्रा में संकुचन करना चाहेंगे तो ताप की आवश्यकता ज्यादा होगी, लेकिन उतना ही होगा जितना इसमें संभव है। किसमें? ठोस पदार्थ में। बात समझ में आ गया? अगर पूछेगा ठोस पदार्थ का प्रसार और संकुचन क्यों नहीं होता है, तो ठोस पदार्थ के अंतराणु का आकर्षण बल कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। किसमें? अंतराणु का आकर्षण बल ज्यादा होते हैं ठोस में, और अंतराणु का स्थान जो है वो कम होता है, इसलिए इसका प्रसार और संकुचन कम होता है। अब आते हैं कुछ ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वापातन की क्रिया होती है। एक शब्द आ गया ऊर्ध्वापातन, है ना। ऊर्ध्वापातन कहते हैं किसको? ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है कि ठोस पदार्थ की प्रक्रिया। जैसे हम एक सीधा सवाल समझते हैं, हम अगर ठोस पदार्थ को फिर इसको द्रव में और द्रव से फिर गैस में, तो जैसे मान लिया जाए हम ठोस पदार्थ को यहां लेते हैं बर्फ, ठीक है, बर्फ लिए, बर्फ को बदल देंगे जल में और जल को फिर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा वाष्प में, जो वाष्प क्या कहलाता है? गैस रूप में कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम ठोस पदार्थ को बर्फ से बदलेंगे जल में, जल से बदलेंगे गैस में, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ पे इस बात को समझते हैं, अगर हम इसको बदले तो एक सतत प्रक्रिया चली। पहले बर्फ बदला क्या चीज में? जल में, जल से क्या बदला? वाष्प में। इसका मतलब है ठोस से बदला द्रव, द्रव से बदला गैस। तो एक प्रक्रिया के थ्रू आए, यानी ठोस फिर द्रव फिर गैस। लेकिन क्या है, इस पॉइंट में ऊर्ध्वापातन एक शब्द आया, ये द्रव में चेंज होगा ही नहीं। यानी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करेंगे या जलाएंगे तो डायरेक्ट वो बन जाएगा गैस में। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, आपकी मम्मी कभी पूजा करती होगी,
घर में। तो पूजा करने के लिए जो आरती जलाती है वो क्या चीज का उपयोग करता है? कपूर में। और कपूर जब जलना स्टार्ट होता है तो उसका कभी भी द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट वो गैस के रूप में परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, कभी आप जला के ट्राई करिएगा कि कपूर को जलाने के बाद कुछ भी बचता होगा थाली में, कुछ भी नहीं बचता है, और वो जलने के बाद सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह और है, आयोडीन है, नौसादर है, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। ये सब सारे एग्जाम्पल ऊर्ध्वापातन के माने जाते हैं। बात समझ में आ गया इतना बिंदु कि नहीं समझ में आया? अब फिर से इसको एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वापातन का मतलब समझ गए, यानी ठोस पदार्थ की सतत प्रक्रिया बदलना, यानी ठोस फिर द्रव फिर गैस। अगर ना बदले, ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी ऊर्ध्वापातन कहलाएगी। कोई दिक्कत? अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 में। इन पदार्थों का विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाए। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। विसरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना। जैसे मान लीजिए जाए, अगर हम अगरबत्ती जलाए इस कोना में, तो उसका गंध जो है पूरे फैलते फैलते बाहर तक चला आता है। इसका मतलब है कि गैस में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर अगर मान लीजिए जाए हम जल में भी प्रवृत्ति पाया जाएगा विसरण का। जैसे मान लीजिए जल को अगर उसमें कुछ मिला के गर्म करेंगे तो वो विसरण फैलेगा, लेकिन क्या ठोस पदार्थ में विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। वह कभी महकता नहीं है, कहीं बहाव ये एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता है। तो इसका मतलब है ये इन सवाल का जवाब देने के लिए आप इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं, और इन बिंदु 9 बिंदु को अगर आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर कभी नंबर आपका काटने की प्रयास कर भी नहीं सकता। और क्योंकि इस बिंदुओं को काटने के लिए कहीं कोई जगह बचा नहीं है, तो आप इन सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ठोस पदार्थों के भौतिक गुणों को लिखें। तो आप इन 9 बिंदुओं का चर्चा कर सकते हैं, और इस 9 बिंदु को समझाने का प्रयास हम किए हैं। और कुछ सवाल और देखते हैं आगे, चलिए ठीक, और इसको लिखिए और आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं कि ठोस की आकृति, या यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस पदार्थ, है ना, ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित क्यों होते हैं? तो इसका आंसर अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे क्या, ठोस पदार्थ में क्या क्या होता है। सबसे पहले दिमाग में लोड कर लीजिए कि अगर मान लीजिए ये एक ठोस पदार्थ है ना, तो ठोस पदार्थ का पहला पॉइंट क्या है? अंतरा अनुक आकर्षण बल मजबूत, और अंतरा अनुक स्थान कम। तो इसका मतलब है कि ठोस पदार्थों के बीच, है ना, ठोस पदार्थ के 2 अणुओं के बीच या 2 कणों के बीच अंतरा अनुक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, और अंतरा अनुक स्थान काफी कम होते हैं, जिसके कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं, है ना। इसमें लिखेंगे ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अनुक आकर्षण बल काफी मजबूती के साथ या अंतरानुक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, तथा इन कणों के बीच अंतरा अनुक स्थान काफी कम होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। समझ में आ गया?
इतना चीज आपको लिखना है। दूसरा सवाल आता है, ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च क्यों होते हैं? अब इस बात को समझिए। हम क्या बोले कि जिन अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान कम होगा उनका घनत्व बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उन दो अणु काफी मजबूती के साथ अंतरानुकाकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, और जिसमें अंतरानुकाकर्षण बल ज्यादा होगा उसका स्थान क्या होगा? कम होगा। अब इसका आंसर लिखना है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक स्थान काफी कम, या नग्न कह सकते हैं, नग्न मतलब बहुत कम, नग्न मात्रा में होते हैं, तथा यह कण अंतरानुकाकर्षण बल के साथ अंतरानुकाकर्षण बल के साथ मजबूती रूप में जुड़े होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थों के घनत्व उच्च होते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं? लोहा है ना, टेबल इत्यादि कर दीजिए। अब जैसे एक इसका फॉर्मूला बन जाता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक चीज और लिख सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान का संकेत होता है m, और आयतन का आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, और द्रव्यमान का होता है केजी। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति क्यूब। यानी पूछेगा कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये कहते हैं इसको एसआई मात्रक, यानी इंटरनेशनल यूनिट, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी कहते एसआई का फुल फॉर्म होता है एसआई का मतलब होता है लिख लीजिए इसको आप लोग, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल जो यूनिट सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति। तो एसआई मात्रक जो होता है केजी मीटर क्यूब हो जाता है ना। या कहीं कहीं द्रव्यमान को ग्राम में भी मापते हैं तो ग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, या आयतन को लीटर में मापेंगे। तो ये दो सवाल को देखने का काम किए, तो ये दो सवालों का जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल भी अगर मान लीजिए पूछ देता है कि ठोस पदार्थों के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक जो है उच्च क्यों होता है, तो ठोस पदार्थ का भी वही रीजन हो जाएगा। क्या रीजन होगा? ठोस पदार्थों के कणों के बीच या ठोस पदार्थ के बीच अंतराणु का आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, और अंतराणु का स्थान कम होने के कारण उनका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर पॉइंट नंबर आगे बढ़िएगा तो उसी तरह हो जाएगा। चलिए, तो हर सवाल कर ही लेने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल फिर लिखते हैं।
अगला सवाल लिखते हैं, ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो फिर वही आंसर लिखाएगा, क्या लिखाएगा? ठोस पदार्थों या ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अनुक आकर्षण बल मजबूत होते हैं तथा इनके कणों के बीच अंतरा अनुक स्थान कम पाए जाते हैं, इसलिए ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, है ना, और कोई पदार्थ, पत्थर को गलाना चाहेंगे, नहीं गलेगा, इत्यादि। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ क्यों होते हैं? सबका रीजन एक ही माना जाएगा। जितना चीज है, चाहे अब सवाल चाहे जो भी हो, घुमा के अगर लिखना चाहेंगे, एक सवाल आता है, ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ क्यों होते हैं? इसका भी रीजन वही लिखाएगा, क्योंकि इसके बीच क्या होता है, अंतरानुकाकर्षण बल मजबूत होता है और अंतराणु का स्थान कम होता है। प्रश्न अगर फिर पूछेगा, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, क्यों? रीजन वही है, क्योंकि ठोस पदार्थों के कणों के बीच अंतरानुकाकर्षण बल मजबूती के साथ जुड़ा होता है, जिसे अलग करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ, अब आता है ठोस पदार्थ का बहाव, प्रसार एवं संकुचन कम क्यों होता है? तो कम होने का भी रीजन यही है। अब सवाल, एक दो सवाल इससे और रिलेटेड है, एक ऊर्ध्वापातन, एक आपका ये, तो ये सवाल आप लिख लीजिए इसका आंसर, है ना। अब ऊर्ध्वापातन को समझते हैं। एक सवाल पूछता है कि ऊर्ध्वापातन से आप क्या समझते हैं, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये सवाल आप VVI भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ऊर्ध्वपातन से आप
क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर हमने इसमें क्या समझाया था ऊर्ध्वपातन में कि कोई भी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो वह एक सतत प्रक्रिया में बदलना चाहिए। सतत प्रक्रिया का मतलब समझाए थे कि अगर वो पहले ठोस में है तो वो क्या चीज में बदलेगा, द्रव में, और फिर द्रव से बदल के क्या चीज में जाएगा, गैस में। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हम बर्फ को अगर हम छोड़ देंगे तब बर्फ हमारा किस रूप में, पहले ठोस में, फिर वह बदलेगा जल में, जल को फिर गर्म करेंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, वाष्प में। तो वाष्प में ये बदलेगा, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तो सतत प्रक्रिया को हम कभी भी ऊर्ध्वापातन नहीं कहेंगे। वैसे पदार्थ कभी भी ऊर्ध्वापातन नहीं कहलाएगा। अगर सवाल में पूछ दे कि बर्फ क्या एक ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया को पालन करता है, नहीं। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वापातन का प्रक्रिया इसलिए नहीं पालन करता है कि वो उसमें एक सतत प्रक्रिया चलती है कि कोई ठोस से बदलता है द्रव में, द्रव से क्या चीज में बदलता है, गैस में। लेकिन ऐसा संभव नहीं है किसमें, आपका ऊर्ध्वापातन में। क्योंकि ऊर्ध्वापातन में यह कहा जाता है कि वह डायरेक्ट गैस में बदल जाए, यानी वह ना कि ठोस से द्रव में बदले, द्रव से गैस में। वह द्रव से गैस में बदलेगा, द्रव से मतलब क्या कहते हैं, ठोस से द्रव में बदलेगा ही नहीं, वह डायरेक्ट बदल जाएगा ठोस से गैस में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वापातन कहलाएगा, है ना। किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए या परिवर्तन हुए, बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता हो या परिवर्तन हो जाता हो, परिवर्तन वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता हो और उसे क्या करेंगे, संघनित, और उसे संघनित करने पर सीधे ठोस के रूप में प्राप्त होता हो उसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वा या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम ऊर्ध्वापातन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्लेट में कपूर रखा हुआ, एक प्लेट ले लेते हैं, है ना। ये प्लेट में यहाँ पे कपूर रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, कपूर। अब इस कपूर को हम आग लगा देते इस तीली में, तो ये कपूर को ऊपर एक बर्तन लगा दीजिए। तो कपूर को जब ये जलेगा, इसको हम संघनित करना चाहेंगे, तो यहाँ पे कपूर हमारा जमा हुआ ठोस के रूप में मिलेगा। ये कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट ये द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट ये बदलता है वाष्प में, और ये वाष्प में बदलेगा और इसे संघनित करने पर हमको ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वापातन। यानी हम चाहेंगे बर्फ को अगर वाष्प बनाना तो वाष्प बन जाएगा, अगर फिर उस वाष्प को लाना चाहेंगे तो जल में आ जाएगा, और जल से फिर क्या चीज में बदल देंगे, बर्फ में। तो एक सतत प्रक्रिया के द्वारा बदल जाए। लेकिन हम ठोस पदार्थ को जैसे गर्म करेंगे, ये परिवर्तन द्रव में ना होकर सीधे वाष्प में बदलेगा, यानी गैस के रूप में। और गैस को फिर अगर संघनित करना चाहेंगे तो सीधे फिर ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा,
ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। यह प्रक्रिया हमारा एक ऊर्ध्वापातन। नहीं तो यह टेक्निक का यूज कर लीजिए आप। एक कपूर लीजिए, गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद ऊपर को एक प्लेट लगा दीजिए और यह सारा यहाँ प्लेट के ऊपर धीरे धीरे संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो मिल रहा है ये कपूर, ये धीरे 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 प्लेट के ऊपर संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा? क्या? अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आयोडीन, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर, चौथा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा नेफ्थेलीन, ठीक है। ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? ऊर्ध्वापातन के उदाहरण कहलाएंगे। अब आता एक क्वेश्चन, विसरण। क्या ठोस पदार्थ में विसरण की प्रवृत्ति क्यों नहीं पाई जाती है? सबसे पहली बात समझिए, एक सवाल, इस सवाल को लिखते हैं पहले हम। ठोस पदार्थ में विसरण की प्रवृत्ति क्यों नहीं पाई जाती है? सबसे पहली बात समझिए, ठोस पदार्थों में विसरण की प्रवृत्ति क्यों नहीं पाई जाती है? तो ठोस पदार्थ में विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाए जाने का क्या काम रीजन है? जैसे अगर हम जल में चीनी को मिलाना चाहते हैं तो मिल जाता है। अगर जल में हम दूध को मिलाना चाहेंगे, दूध भी एक द्रव है, यानी द्रव दूध को, अगर दूध में जल में दूध को मिलाना चाहेंगे तो आपका दोनों मिश्रण हो जाएगा। होगा कि नहीं? एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाया जा सकता है, संभव है। दूसरा, हम अगर गैस में अगरबत्ती को जलाएंगे तो अगरबत्ती का गंध उसमें मिल जाएगा। लेकिन ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थों को मिलाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्थर में अगर किसी पदार्थ को प्रवेश कराना चाहेंगे, यानी अंदर, उसके अंदर संघनित करना चाहेंगे, तो कभी भी संघनित नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि एक दूसरे में नहीं, तो इस कारण से ठोस पदार्थ में एक कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के बीच एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इसमें विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। यानी ठोस पदार्थ में पदार्थ को एक दूसरे में प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। इसलिए ठोस पदार्थ में विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बात समझ में आ गया बच्चों? अब यहां तक के जो ठोस पदार्थों का भौतिक गुण, ये सब चर्चा हम देख लिए। तो इन सब सवालों का जवाब चाहे किसी भी तरह से उलट के पलट के जैसे पूछे, आप उसका जवाब एकदम दीजिए, क्योंकि आपको इतना अच्छा से हम समझा दिए कि अब इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि द्रव की भौतिक गुण, द्रव को द्रव क्यों कहा जाता है, द्रव का रीजन क्यों है द्रव कहने का। तो ये सब सारे बिंदु नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हमारा एक एक वीडियो आप लोग बने रहिए और लाइक और शेयर दीजिए, और ताकि और वीडियो हमको बनाने का अवसर मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।